18 जून 2023 को शाम लगभग 8:30 बजे यहाँ सरी के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में गुरुद्वारा प्रेसिडेंट हरदीप सिंह निज्जर पर 2 अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स के द्वारा फायरिंग करी जाती है, जिसकी वजह से हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो जाती है। जल्द इस इंसिडेंट की न्यूज सभी ग्लोबल और खास तौर पर इंडियन न्यूज चैनल्स पर फैल जाती है। And the homicide team is releasing new information about the shooting death of a prominent Sikh leader in Surrey. Hardeep Singh Nijjar was gunned down in the parking lot of Guru Nanak Gurdwara. क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर कोई आम इंसान नहीं था, वो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट लीडर भी था, जिसको 2020 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया था। लेकिन आज उस इंसिडेंट की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। काफी टाइम से इंडियन गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट को खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा देने के लिए या फिर एम्पावर करने के लिए क्रिटिसाइज करती आ रही थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस आया, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली ये कह दिया कि हमारी इंटेलिजेंस के पास एविडेंस है कि 18 जून को जिस कैनेडियन सिटीजन को सरी में मार दिया गया था, उसके मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देना बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब वो ये बोल रही हो कि हमारे इंटेलिजेंस के पास एविडेंस है, और साथ ही में वो ये भी बोल रही हो कि हो सकता है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो। और सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन डिप्लोमेट को बाय नेम मेंशन करके कनाडा से निकाल दिया, और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा द्वारा लगाए गए सभी क्लेम्स को बेसलेस बताया, और साथ ही में कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर अंदर इंडिया से वापस कनाडा जाने के लिए बोल दिया। और तब से लेकर अब तक हर रोज इंडियन और कनाडियन गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंच कैसे गई, और इंडियन कनाडा रिलेशनशिप्स का फ्यूचर क्या होगा, और इन सब में ग्लोबल स्टेज पर इंडिया क्या पॉसिबल स्टैंड ले सकता है, इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जान गया अपनी इस वीडियो में। Outside the Constituent Assembly, crowds again broke through the police cordon. तो चलिए शुरुआत करते हैं 1947 से, जब देश आज़ाद होता है और जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री की मांग कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान मिल जाता है। लेकिन इसी टाइम के दौरान इंडिया की पंजाब स्टेट में लैंग्वेज के बिहाफ पर एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड होनी शुरू हो चुकी थी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इग्नोर करा जा रहा था। जबकि इसी टाइम के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बांटने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अकाली दल के द्वारा बार बार डिमांड करने के बाद भी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, और इस टाइम हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। इस डिमांड को लेकर अकाली दल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच 1955 में अकाली दल के इलेक्शन में जीतने के बाद से ही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। अकाली दल के द्वारा पंजाबी सूबा स्लोगन स्टार्ट करा गया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस स्लोगन को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से अकाली दल ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, और कुछ ही टाइम बाद इन प्रोटेस्ट्स की वजह से 21,000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी वजह से आगे जाकर ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इंटेंस हो गए और हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, जब पुलिस ने हरमंदिर साहिब पर रेड कर दी, और उस रेड में लगभग 200 लोग मारे गए, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच जो विश्वास था वो कम होने लगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जब इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हुई तो उसमें अकाली दल ने तुरंत ही देश को अपनी पूरी सपोर्ट दे दी, और इस वॉर में पंजाबीज और स्पेशली सिख्स ने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। यानी देश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी सिख्स ने देश की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। फाइनली बहुत लंबे टाइम के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाबी लैंग्वेज स्टेट बना दी गई, जिसमें से हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा का नाम दिया गया, और कुछ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को हिमाचल और हरियाणा को दे दिया गया, और चंडीगढ़ जो कि पंजाबी स्पीकिंग था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद पंजाब की पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल चलता है, और फिर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की स्ट्रॉन्ग सिख आइडियोलॉजी की वजह से पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने लगती है, और इनकी पॉपुलैरिटी का यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब में अकाली दल को हराने में करती है। इस टाइम तक खालिस्तान की डिमांड ना ही अकाली दल की तरफ से करी जा रही थी और ना ही भिंडरावाला की तरफ से करी जा रही थी, लेकिन देश में सिख कम्युनिटी की प्रोटेक्शन को लेकर पंजाब को स्पेशल राइट देने की डिमांड होनी शुरू हो चुकी थी, जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। अप्रैल 1981 में अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आइडियोलॉजिस्ट गंगा सिंह ढिल्लों खालिस्तान की डिमांड उठाते हैं, और यहाँ पंजाब में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला और अकाली दल एक साथ मिलकर 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम के दौरान पंजाब में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ने लगी थी, जिसका अंत फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ होता है।
इस इंसिडेंट की वजह से सिख कम्युनिटी में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोग भी इस ब्लू स्टार ऑपरेशन में मारे गए थे। और इस इंसिडेंट को आगे जाकर बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा भी क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि जो बात खालिस्तान का बेसिक ग्राउंड थी कि इंडिया में सिख सिक्योर नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू स्टार ऑपरेशन की वजह से ये बात अब और भी ज्यादा पक्की हो चुकी थी। और आगे जाकर फिर इसी इंसिडेंट ने टेररिज्म को जन्म दे दिया। 1980 से लेकर साल 2000 तक गवर्नमेंट नंबर्स के अकॉर्डिंग लगभग 12,000 लोग मारे गए। इस टाइम पीरियड के दौरान जो ज्यादातर हार्डकोर खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो यूरोप, कनाडा और अमेरिका में जाकर रहने लगे, क्योंकि वहां से खालिस्तानी मूवमेंट को जारी रखना ज्यादा आसान था। साल 2016 में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में खालिस्तानी मूवमेंट फिर से इंक्रीज होने लगी और इंडिया में फार्म बिल्स के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के बाद तो हर दिन इसके रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देने लगी। खालिस्तान के रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट को अपने कंसर्न शो करती है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस मामले में कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, बल्कि कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट हेट स्पीचेस और स्लोगन लगाने को कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट बताया, जो कि काफी हद तक ठीक भी था। लेकिन जब गुरुद्वारों में रोड्स पर पब्लिकली इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने वालों को इनाम ऑफर करा जाने लगा और इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करा जाने लगा, तब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी। 2022 से ही ज्यादातर वो लोग जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी न किसी तरह से नेशनल थ्रेट की लिस्ट में ऐड करा गया था, उनका अननोन किलर्स के द्वारा मरना शुरू हो गया, जैसे कि रिपू दमन सिंह मलिक, हरविंदर सिंह संधू, परमजीत सिंह पंजवार और अवतार सिंह खंडा। खालिस्तानी मूवमेंट के साथ लिंक रखने वाले ये सभी लोग सिस्टमैटिकली असासिनेट कर दिए गए। 19 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा होता है ठीक वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन होता है, तो वहाँ ये स्पीच देते हुए कहते हैं कि कैनेडियन जमीन पर हमारे सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर को असासिनेट करा गया और हमारे पास एविडेंस है कि इसमें इंडियन एजेंसीज का रोल हो सकता है। लेकिन अभी तक, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 सितंबर 2023 तक, कनाडा के द्वारा कोई भी एविडेंस पब्लिक नहीं करा गया है। लेकिन इसी के चलते इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय को कनाडा से वापस इंडिया भेज दिया गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उनको कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से बाहर निकाल दिया और इस तरह फिर टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी होने लगी। इंडिया और कनाडा दोनों की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई और रिसेंटली इंडिया के द्वारा कैनेडियन पासपोर्ट बैन कर दी गई। Tit for tat diplomacy has led to India's official visa partner agency in Canada, that is BLS, saying that Canadian passport holders will not be able to avail visa services to India. कनाडा और इंडिया के बीच होने वाले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बातचीत को कनाडा ने रोक दिया, जबकि पिछले 3 महीनों से दोनों ही देश इस पैक्ट को फाइनल करने के लिए एम कर रहे थे। इस अग्रीमेंट के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया कनाडा ट्रेड को $6.5 बिलियन का बूस्ट मिल सकता है, जो कि साल 2023 तक कनाडा की जीडीपी को 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का बेनिफिट करेगा। 2022 तक इंडिया और कनाडा के बीच काफी अच्छी ट्रेड ग्रोथ देखने को मिली। दोनों ही देशों के बीच 4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था। कनाडा इंडिया को एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल, फर्टिलाइजर, और इंडिया कनाडा को कंज्यूमर गुड्स, गारमेंट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑटो पार्ट्स, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा का ट्रेड वैसे तो इंडिया के साथ इंक्रीज हो रहा है, पर अपने वेस्टर्न कंपटीशन के कंपैरिजन में इंडिया और कनाडा के बीच जो ट्रेड शेयर है वो कम हो रहा है। तो चलिए अब इनके नंबर्स पर नजर डालते हैं। इंडिया के साथ ट्रेड बूस्ट करने से कनाडा में 4 मेंबर्स वाली एक फैमिली में $470 इंक्रीज होंगे, और अगर टैरिफ को कम रखा गया तो हो सकता है कि एक फैमिली के पीछे $731 इंक्रीज हो जाएं। अब यहाँ पर इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के होने के बेनिफिट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और खास तौर पर डेमोक्रेसीज चाइना के साथ अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया जैसी रैपिडली ग्रोइंग मार्केट के साथ कोई भी देश बुरे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना नहीं चाहेगा। अगर इंडिया और कनाडा की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी साफ साफ नजर आ रही है। किसी भी देश में डिप्लोमेट्स को स्पेशल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी में किसी भी लीडर की स्टेटमेंट ही उसको डिफाइन करती है। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि लैंग्वेज एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है। यहाँ सारा खेल सही टाइम पर सही शब्दों का सही जगह पर यूज करना ही है। लेकिन इंडिया और कनाडा की जो करंट सिचुएशन है उसमें ये डिप्लोमेसी वाला कॉन्सेप्ट दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। कनाडा की तरफ से। ऐसे केस में कोई भी नॉर्मल देश ये करता कि वो हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स रखता या फिर मीटिंग्स रखता, अगर सॉलिड प्रूफ होते तो शेयर करता, और जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं लगता उसके बारे में बात करके नेगोशिएट करता, ताकि दोनों ही देशों के बीच जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं वो खराब ना हो। लेकिन इंडिया और कनाडा का केस तो
टोटल डिप्लोमेटिक डिजास्टर बनकर सामने आया। हिस्टोरिकली पंजाब ने स्पेसिफिकली इस इशू को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करा है, जिसका कारण उस टाइम की बैड गवर्नेंस, सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल ना कर पाना और विक्टिम्स को इंसाफ देने में काफी ज्यादा टाइम लगाना है। इस टाइम पर जहां इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड स्टेज पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट के लिए देश के इंटरनल इश्यूज को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग इंडिया की ग्रोथ को देखकर टेंशन में हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि इंडिया की ग्लोबल इमेज को अनस्टेबल दिखाया जा सके। इसलिए ऐसे में ग्लोबल डिप्लोमेसी के साथ साथ देश को इंटरनल डिप्लोमेसी की भी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर घर में शांति होगी तभी अच्छे से ग्रो हो पाना पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।